तो चलते हैं फ्यूचर्स की तरफ। अभी जो फ्यूचर्स है, सर अगर इनकेस क्वेरी नहीं है तो प्लीज़ म्यूट कर देंगे ताकि डिस्टरबेंस ना हो। थैंक यू। तो अभी हम चलते हैं डेरिवेटिव्स मार्केट में। डेरिवेटिव्स मार्केट में हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे फ्यूचर्स मार्केट। तो ये फ्यूचर मार्केट क्या है और ये कैश मार्केट से कैसे डिफरेंट है। जैसे कि पहले हमने कैश मार्केट में कहा था, अगर आप रिलायंस का एक शेयर भी बाय करते हैं तो आप रिलायंस में ओनर बन जाते हैं उतने शेयर के लिए। फ्यूचर्स मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप फ्यूचर बाय करें कुछ भी करें, आपको ओनरशिप नहीं मिलती है। प्लस अगर आप कैश बाय करते हैं तो आपको डिविडेंड मिलता है, बोनस मिलता है, जो भी बेनिफिट्स रिलायंस देती है अपने शेयर होल्डर्स को, आपको सारे के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। फ्यूचर्स वालों को, अगर फ्यूचर्स में कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ना डिविडेंड मिलेगा, ना आपको बोनस मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप कहेंगे तो ये फ्यूचर्स मार्केट फिर है क्या और ये बनाया क्यों गया है। तो फ्यूचर्स मार्केट ये बेसिकली कमोडिटी से स्टार्ट हुआ था। जैसे कि जो फार्मर्स थे वो लोग क्या करते थे, जैसे फार्मिंग करते थे तो जो क्रॉप्स आते थे, क्रॉप्स एक पर्टिकुलर मंथ में आते थे या पर्टिकुलर क्वार्टर में आते थे, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप सारा का सारा माल तभी के तभी बेच दो। तो जो फार्मर्स थे उन लोगों ने ये जो टेक्निक लाई कि हम फ्यूचर्स उसमें लेके आएंगे। एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, डोंट गो थ्रू इन डिटेल। तो उन्होंने क्या किया कि अगर हम आज, अगर कोई एग्रीकल्चर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम उसका फ्यूचर्स मार्केट में जाके उसको एक साल बाद तक बेच सकते हैं। यानी कि दो फार्मर्स आएंगे या फार्मर्स और ट्रेडर आएंगे, वो दोनों एग्रीमेंट करेंगे फार्मर के साथ कि 3 महीने बाद जो भी तुम्हारी फसल आएगी वो फसल तुम हमको ये दाम पे बेचोगे। तो फार्मर ने क्या कर लिया, ऑलरेडी आज के दिन में वो कॉन्ट्रैक्ट बना दिया कि मैं आपको इतनी क्वांटिटी बेचूंगा और ये प्राइस पे आपको बेचूंगा। ट्रेडर ने फार्मर के साथ एग्रीमेंट किया कि मैं आपसे ये प्राइस पे ये इतनी क्वांटिटी आपसे मैं खरीदूंगा। अभी सेम चीज आ गया है स्टॉक मार्केट में भी। समझिए, कैश मार्केट है एंड फ्यूचर्स मार्केट है। आज की तारीख में हम करते हैं वो नेकेड ट्रेडिंग करते हैं, स्पेकुलेटिव करते हैं। अगर आप फ्यूचर्स में नेकेड पोजीशन बनाते हैं, ऑप्शंस में अगर आप नेकेड पोजीशन यानी डेरिवेटिव्स मार्केट में अगर आप नेकेड पोजीशन बनाते हैं तो आप स्पेकुलेटिव कर रहे हैं, आप स्पेकुलेशन कर रहे हैं। लेकिन अभी डिफरेंस क्या है स्पेकुलेशन एंड हेजिंग में। समझिए, आपके पास रिलायंस के 250 शेयर्स कैश में पड़े हैं। ऑलरेडी आपके पास इतने शेयर्स हैं 250। अभी बजट आने वाला है, ठीक है। आपको पता है कि बजट आएगा तो रिलायंस काफी ज्यादा वोलेटाइल रह सकता है। रिलायंस नीचे भी जा सकता है 50-60 पॉइंट या ऊपर भी जा सकता है। तो आपको इसके अंदर रिस्क कम लेना है तो आप आपकी पोजीशन को हेज कर दोगे। तो आप क्या करोगे, कैश में ऑलरेडी आपका यहाँ पे बाय पोजीशन है, तो अगर आपको हेज करना है तो आप क्या करोगे, फ्यूचर में सेल कर दोगे रिलायंस का एक लॉट। रिलायंस का जो लॉट वगैरह पे भी मैं आऊंगा। आप रिलायंस का यहाँ पे 250 क्वांटिटी सेल कर दोगे। समझिए, आपका जो बाइंग प्राइस है यहाँ पे 2000 रुपीज बाइंग है। आपने फ्यूचर अगर बेच दिया है 2005 पे, तो आप ऑलमोस्ट रिस्क फ्री हो गए हो। यहाँ पे आपने एक चीज 2000 में बाई की है और 2005 में इसको बेच दिया है। अभी अगर समझिए रिलायंस का भाव 3000 चला जाता है तो यहाँ पे 3000 हो जाएगा कैश का भाव, और यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए समझिए 3005 हो गया।
तो आपने कैसे हेज किया है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो गया 1000 रुपये का कैश में, और फ्यूचर्स में आपको लॉस हो गया 1000 रुपये का, क्योंकि आपने 2005 में बेचा है और आज का उसका प्राइस है 3005 का। तो नेट नेट आपकी पोजीशन क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर रिलायंस का प्राइस गिर के 1000 रुपया हो गया तो कैश में आपको 1000 रुपये का लॉस हो गया, और फ्यूचर समझिए 1005 है, तो फ्यूचर का प्राइस 1005 हो गया। तो आप देखिए कैश में आपको लॉस हो रहा है लेकिन फ्यूचर में आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर से आपका नेट पोजीशन 0 हो गया। जब आपके नेट पोजीशन में ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं तो उसको हेजिंग बोलते हैं। तो आपने क्या किया है, वोलेटिलिटी खत्म कर दी है आपके पोर्टफोलियो में। कैसे कम की कैसे कम की है आपने? एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। आपके पास कैश में 2000 क्वांटिटी बाय थी, आप 250 क्वांटिटी बाय थी, आपने 250 क्वांटिटी सेल कर दी फ्यूचर्स मार्केट में और आपने आपकी पोजीशन को हेज कर दिया है। अगर समझिए आपके पास ये कैश में पोजीशन ही नहीं है, तो आप अगर फ्यूचर्स में ही पोजीशन बना रहे हैं, जो 90% ऑफ द टाइम हम करते हैं कि आप फ्यूचर में नेकेड बाइंग करते हैं या सेलिंग करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्पेकुलेशन। उसको बोलते हैं स्पेकुलेशन। यानी कि आप रिलायंस में एक व्यू ले रहे हैं कि या बेरिश है या बुलिश है, अकॉर्डिंगली आप उसको बाय या फिर सेल करेंगे फ्यूचर्स को। ठीक है, अब एक बार चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पे, फ्यूचर्स का डेटा देख लेते हैं रिलायंस का। यहाँ पे आप देखिए रिलायंस का हमने कैश का डेटा यहाँ पे ओपन किया हुआ था। अभी मैं इसको डेरिवेटिव्स का डेटा यानी फ्यूचर्स का डेटा कहाँ पे देख सकता हूँ? राइट साइड पे आप देखिए, टॉप राइट पे है गेट डेरिवेटिव्स डेटा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने रिलायंस का फ्यूचर्स का डेटा आ गया है। ठीक है, दूसरा तरीका फ्यूचर्स डेटा डायरेक्टली जाने के लिए, अगर मैं होम पेज पे जाता हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, यहाँ पे इक्विटी के जगह पे अगर इक्विटी डेरिवेटिव्स टाइप करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं रिलायंस टाइप करता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज आ गया, यहाँ पे क्लिक किया तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे इसके फ्यूचर्स के पेज पे आ गया हूँ। यहाँ पे अभी आप देखेंगे टॉप राइट पे आएगा गेट अंडरलाइन कोट, तो ये इसका जो कैश मार्केट का डेटा है वो वाला डेटा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मैं फिर से कैश मार्केट के डेटा पे आ गया, और यहाँ पे फिर से क्लिक करूंगा तो मैं फ्यूचर्स मार्केट के डेटा पे आ गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फ्यूचर्स का डेटा किस तरह से दिखता है। आई होप आपको ये आपने पेज देखा ही होगा। जैसे यहाँ पे ओपन, हाई, लो, क्लोज, प्रीवियस क्लोज, इसके बाद में जो लेटेस्ट प्राइस है वो दिया होता है, प्राइस बढ़ा है या घटा है वो आपको इस तरह से यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे आपको काफ़ी सारा डेटा दिया गया है। तो अभी हम ये डेटा को देखेंगे कि ये डेटा क्या है। सबसे पहले तो हम देखते हैं वीवैप की तरफ। तो जिस तरह से कैश मार्केट का वीवैप हमने यहाँ पे देखा था एक्सेल में जिस तरह से हमने कैश मार्केट का वीवैप देखा था, उसी तरह से यहाँ पे आपको फ्यूचर्स मार्केट का वीवैप दिख रहा है यहाँ पे 2074.91। कैश मार्केट का वीवैप कितना था? 2070.96। तो यहाँ पे आप देखिए दोनों का वीवैप डिफरेंट है, क्योंकि ये फ्यूचर्स मार्केट का वीवैप है। ठीक है, वीवैप का कैलकुलेशन कैसे है वो यहाँ पे हम कवर नहीं करेंगे। बेसिक समझना है तो ये है कि जहाँ पे वॉल्यूम बेस काम हुआ है जिस प्राइस पे, वो प्राइस आपका वीवैप है।
अभी उसके बाद देखिए अंडरलाइंग वैल्यू है। अंडरलाइंग वैल्यू यानी कि कैश मार्केट में रिलायंस का क्या भाव है, कैश मार्केट या स्पॉट मार्केट। ठीक है, अगर हम फ्यूचर्स मार्केट बोलते हैं तो हम सामने स्पॉट मार्केट बोलते हैं। तो कैश में आप देखिए रिलायंस का जो प्राइस है 2047.95 है, फ्यूचर्स पे जो प्राइस है 2051.55 है। दोनों में देखिए डिफरेंस है। बहुत ही सिंपल टर्म्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये डिफरेंस क्यों है। बहुत सारे फैक्टर्स है पर एक सिंपल वे में एनालिसिस के लिए, अगर समझिए आप किसी भी बैंक में जाते हैं आज और फिक्स डिपॉजिट ओपन करते हैं 1 साल की, 1 महीने की। अगर समझिए आपके पास 100 रुपीज है आज और आप 1 महीने की फिक्स डिपॉजिट बैंक के पास अगर आप जाके ओपन करवाते हैं तो बैंक क्या करेगा, आपको 1 महीने के बाद जितना भी इंटरेस्ट रेट है उतना पैसा आपको देगा। समझिए एग्जाम्पल के लिए आपने 100 रुपीज बैंक के पास लेके गए, बैंक का 1% इंटरेस्ट रेट है, तो बैंक आपको 1 महीने के बाद 101 रुपए देगा। ये बैंक के साथ आपने फ्यूचर का एग्रीमेंट किया है। जो आपको फिक्स डिपॉजिट की जो रिसिप्ट मिलती है वो आपके और बैंक के बीच में एग्रीमेंट है। I can't see you, sir. नहीं दिख रहा है ये मेरा स्क्रीन? नहीं सर, नहीं दिख रहा। स्क्रीन दिख रहा है, सिर्फ आप फॉन्ट साइज बढ़ाइए। ओके ओके ओके, नाउ इज इट फाइन? नहीं सर, मुझे नहीं दिख रहा। मनी सिंह जी एक बार आप चेक कर लेंगे, फिर से लॉग इन कर लेंगे इसमें, क्योंकि सबको दिख रहा है एंड एवरीवन इज प्रॉपर्ली एबल टू व्यू। यस सर। ओके ओके, डोंट कॉल मी सर, कॉल मी बाय माय नेम मनीष। सर मत बोलिए प्लीज। तो अभी आप देखिए आप यहाँ पे आज 100 रुपीज डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, ठीक है, और बैंक आपको क्या कर रहा है 1 महीने के बाद आपको 101 रुपीज दे रहा है। तो ये 1 रुपीज है वो क्यों दे रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट है इंडिया में। एग्जाम्पल, इंडिया में इंटरेस्ट रेट जो भी है उसके बेसिस पे इंटरेस्ट रेट डिसाइडेड है। तो यहाँ पे जो फ्यूचर्स का जो प्राइस है ना, इसके अंदर भी आप समझ लीजिए एग्जैक्टली इसी टाइप का कैलकुलेशन है। इसके लिए आपका नॉर्मली फ्यूचर्स का जो प्राइस है स्पॉट के प्राइस से हमेशा ऊपर होगा। जैसे ये 2051 है और स्पॉट का प्राइस थोड़ा सा कम है 2047 पे। स्पॉट आपका यहाँ पे है 2047, फ्यूचर है 2051 समथिंग। तो आप देखेंगे जो फ्यूचर है वो 4 पॉइंट्स ऊपर है स्पॉट के। जब भी फ्यूचर स्पॉट के ऊपर होता है तो हम इसको बोलते हैं प्रीमियम में है, यानी कि रिलायंस में कितना प्रीमियम चल रहा है। तो बोलेंगे रिलायंस में 4 रुपया प्रीमियम चल रहा है। फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, ये ऑप्शंस में भी प्रीमियम होता है पर वो डिफरेंट है। तो रिलायंस 4 रुपीज प्रीमियम पे अभी ट्रेड कर रहा है स्पॉट के। लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो फ्यूचर है वो स्पॉट के नीचे चला जाता है। जैसे समझिए 2040 हो गया, तो यहाँ पे ये देखिए नेगेटिव हो जाएगा। जब ये नेगेटिव हो जाता है तो ये हम बोलते हैं डिस्काउंट में है, यानी रिलायंस का फ्यूचर डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। ये आपने टर्म सुना होगा कि प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है या डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, तो वो इस तरह से पता करते हैं आपका स्पॉट एंड फ्यूचर किस तरह से ट्रेड हो रहा है। अगर फ्यूचर ज़्यादा है तो प्रीमियम बोलते हैं, अगर स्पॉट से ज़्यादा है तो, अगर फ्यूचर स्पॉट से कम है तो हम उसको डिस्काउंट में बोलते हैं। अभी मार्केट नॉर्मली प्रीमियम पे ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने बैंक में 100 रुपीज डिपॉजिट किए हैं तो क्या बैंक आपको 1 महीने के बाद 95 रुपीज वापस देगा? नहीं देगा ना, वो आपको 101, 102 देगा ना, जो भी इंटरेस्ट रेट है। तो उसी तरह से इन अ नॉर्मल मार्केट
हमेशा आपका जो फ्यूचर है किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का, वो हमेशा प्रीमियम पे होना चाहिए। और वो प्रीमियम जैसे फॉर एग्जांपल बैंक्स है, बैंक्स में सेविंग्स रेट होगा 2.5% से 3.5% ऑन एन एवरेज, या कोई भी ले लीजिए आप। लेकिन अगर कोई एक नई बैंक आके खुलती है, वो आपको 10% सेविंग्स रेट में दे रहा है, क्या ये पॉसिबल है? ज्यादा टाइम तक तो पॉसिबल नहीं होगा ना। उसी तरह अगर आप ये जो स्टॉक है प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, तो वो एक रेंज तक ही प्रीमियम पे ट्रेड कर सकता है। अभी जैसे बैंक्स का अभी आप एग्जांपल लीजिए और स्टॉक मार्केट पे रिलायंस पे आप इसको अप्लाई करिएगा। समझिए ये ए बैंक है और ये बी बैंक है, ठीक है। ए बैंक है वो समझिए 3.5% रिटर्न दे रही है, और उसके बाजू में ही बाजू वाले दुकान में बी बैंक खुल गई और वो 10% इंटरेस्ट रेट दे रही है। तो क्या होगा, कस्टमर्स जो ए बैंक के हैं यहां से वो लोग विड्रॉ करेंगे पैसा और बी बैंक में इन्वेस्ट करेंगे। तो बी बैंक में पैसों का इनफ्लो होगा और ए बैंक में आउटफ्लो होगा। ये आउटफ्लो इनफ्लो कब तक चलेगा, जब तक दोनों का इंटरेस्ट रेट इक्विलिब्रियम पे नहीं आता। यानी कि आप देखिए, आपको क्लियरली एडवांटेज मिल रहा है कि बी बैंक में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो जाहिर सी बात है आप यहाँ से पैसा निकालेंगे और यहाँ पे आप पैसा लगा देंगे। तो ये कब तक आप करेंगे, जब तक दोनों बैंक का इंटरेस्ट रेट सेम नहीं होता। अब आप बताइए, जब दोनों बैंक का इंटरेस्ट रेट सेम है तो क्या आप प्रिफर करेंगे ए बैंक या बी बैंक? आपको चलेगा ना, ए बैंक, दोनों की क्रेडिबिलिटी सेम है, तो ए बैंक भी चलेगा बी बैंक भी चलेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी में भी आपका फिक्स डिपॉजिट होने। तो सिमिलरली आप देखिए कैश और फ्यूचर्स मार्केट में भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। जब भी आपका फ्यूचर ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या होगा, अभी आर्बिट्राजर क्या करते हैं मार्केट में, क्या एक तो आर्बिट्राज करने वाले होते हैं और स्पेक्युलेटिव करने वाले होते हैं। स्पेक्युलेट करने वाले यानी कि जिनके पास हेज कोई पोजीशन नहीं है और वो रिलायंस पे या बुलिश है या बेरिश है अकॉर्डिंगली पोजीशन लेते हैं, तो वो नेकेड पोजीशन लेते हैं, ठीक है। और आर्बिट्राज वाले क्या होते हैं, ये लोग नेकेड पोजीशन नहीं बनाते हैं। वो लोग अगर कैश में बाय करेंगे तो फ्यूचर में सेल कर देंगे। ऑब्वियसली कैश में आप डिलीवरी बेस्ड सेलिंग नहीं कर सकते हो। वो लोग अगर एक एक्सचेंज पे समझो बाय कर रहे हैं तो दूसरे एक्सचेंज पे वो लोग सेल कर देंगे, तो इनको आर्बिट्राजर बोलते हैं। तो अभी आप ये वाला सिनेरियो लीजिए, समझिए रिलायंस का जो कैश है 2047 पे है, फ्यूचर समझिए एक बार के लिए 2100 पे आ गया। तो एज एन आर्बिट्राजर आप क्या करेंगे, फटाफट आप कैश में बाय करेंगे, फ्यूचर्स में सेल करेंगे, कैश में बाय करेंगे, फ्यूचर्स में सेल करेंगे। जैसे आप कैश में बाइंग करेंगे, कैश का रेट ऊपर की तरफ जाएगा, फ्यूचर्स को आप सेल करेंगे तो फ्यूचर्स का रेट नीचे की तरफ जाएगा। तो एक पॉइंट पे ये इक्विलिब्रियम पे आके मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए 2075 पे ये आ गया, आपका स्पॉट एंड फ्यूचर 2075 के पास आ गया। जब इसके पास आ जाएगा तो ये आर्बिट्राजर आर्बिट्राज करना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको ज्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा है अभी। तो नॉर्मली आपका ये इस तरह से आर्बिट्राजर है, वो स्पॉट एंड फ्यूचर का जो ये प्रीमियम है उसको ये लोग कवर लिमिट में रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये रिस्क फ्री पैसा है इनके लिए। कोई आप देखिए, अगर इनको रिस्क फ्री रिलायंस में 53 रुपीज मिलते हैं तो कौन गवाएगा ये पैसा, ठीक है।
अभी अगर समझिए रिलायंस का स्पॉट 2047 है और ये भाव इसका 2000 तक हो गया, तो देखिए -47 यानी कि डिस्काउंट पे आ गया। तो ये जो आर्बिट्राजर है वो लोग फिर से आ जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, वो लोग फ्यूचर्स बाय करना स्टार्ट कर देंगे और कैश में सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे। ऑब्वियसली ये इतना फास्ट होता है और इतनी क्वांटिटी पे होती है। आर्बिट्राजर कोई एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन नहीं होती है, हर एक इंस्टीट्यूशन में आर्बिट्राज का डेस्क होता है। तो वो लोग फिर से ये कोशिश करना स्टार्ट कर देंगे जब तक रिलायंस का रेट 2025 पे इक्विलिब्रियम पे नहीं आता। तो इस तरह से आर्बिट्राजर से वो लोग ये कोशिश करते हैं कि जो ये प्रीमियम या डिस्काउंट है वो एक लेवल तक ही रहे, एक लेवल से ऊपर या एक लेवल के नीचे नहीं जाए। इसके अंदर रिटेलर्स को, अगर आप कहेंगे कि रिटेलर्स हम ये कर सकते हैं क्या, हमको बहुत मुश्किल से इसमें चांस मिलता है, क्योंकि जो फंड्स है वो एल्गो लेके बैठे हैं, स्मार्ट कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर्स लेके बैठे हैं। जब तक आप और हम ये आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे तब तक तो उनका एग्जीक्यूशन भी हो जाएगा। तो रिटेलर्स नॉर्मली आर्बिट्राज इतना नहीं कर पाते हैं आज की तारीख में। अभी ये जो इंटरेस्ट रेट है ये बैंक आपको 1 महीने के लिए दे रही है। समझो आप महीने के एंड पे बैंक के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं मैं 9/15 को तेरे पास आऊंगा, 100 रुपया डिपॉजिट करूंगा, 3:30 PM को विड्रॉ कर दूंगा, क्या तुम मुझे इंटरेस्ट दोगे? क्या बैंक इंटरेस्ट देगी सिर्फ 6 घंटों के लिए? नहीं देगी ना, वो आपको 100 रुपया ही देगी ना। यानी कि अब आप ये देखिए ये महीने का एंड है। स्टॉक मार्केट में फ्यूचर्स में महीने का एंड होता है लास्ट थर्सडे। सो लास्ट थर्सडे को स्पॉट प्राइस है और फ्यूचर्स प्राइस है। अभी जब बैंक आपको नहीं दे रही है इंटरेस्ट, क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि बैंक के ये टाइम का फैक्टर है। जब बैंक भी आपको इंटरेस्ट नहीं दे रही है लास्ट डे का, तो लास्ट डे में स्पॉट एंड फ्यूचर में भी डिफरेंस नहीं होगा। अगर स्पॉट रिलायंस का चल रहा है 2047 पे, ये 2051 था, 2051, तो फ्यूचर्स भी इसका 2047 के पास होना चाहिए। आप इसमें सेम ये जो इंटरेस्ट का जो लॉजिक है वो ही इसमें अभी आप अप्लाई कीजिए। तो लास्ट थर्सडे को यानी कि स्पॉट एंड फ्यूचर कन्वर्ज होते हैं, इसको बोलते हैं कन्वर्ज। स्पॉट का प्राइस एंड फ्यूचर का प्राइस कन्वर्ज होता है, सेम हो जाता है। ये थियोरी है, प्रैक्टिकल में होता है नहीं होता है दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और 99% प्रैक्टिकल में नहीं होता है क्योंकि मार्केट में काफी दूसरे फोर्सेस भी होते हैं। ये अगर आप थियोरी की बात करें तो थियोरी के अंदर इसमें दोनों को कन्वर्ज होना ही होना है, लेकिन प्रैक्टिकल में थोड़ा सा डिफरेंस इसके अंदर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका फ्यूचर्स डेटा इस तरह से होता है। अभी आप देखेंगे इसके अंदर, चलते हैं फिर से ये वेबसाइट पे, तो आपको ये अंडरलाइंग वैल्यू और ये जो फ्यूचर वैल्यू है ये क्या है और ये डिफरेंस क्यों है, थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा अभी। ठीक है, इसके बाद फ्यूचर्स में होता है मार्केट लॉट या फिर लॉट साइज बोलते हैं। जैसे कि कैश में आपने एक क्वांटिटी बाय कर ली थी यहाँ पे, ठीक है, आपको एक क्वांटिटी ही रिलायंस में बाय करनी है तो आपने एक क्वांटिटी बाय की। फ्यूचर्स में ऐसा नहीं है, फ्यूचर्स में लॉट साइज होता है या फिर मार्केट लॉट जिसको कहते हैं।
रिलायंस का अगर आप देखेंगे तो मार्केट लॉट है 250 का, यानी कि आपको 250 शेयर्स पे 250 क्वांटिटी एक साथ या तो बाय करनी है या तो फिर सेल करनी है। एक दो क्वांटिटी आप नहीं कर सकते हो। अगर मार्केट लॉट 250 क्वांटिटी का है, एक लॉट यानी कि 1 लॉट is equal to 250 quantity for Reliance। अभी ये जो लॉट साइज है कंपनी टू कंपनी डिफरेंट होगी। रिलायंस के लिए 250 है, किसी के लिए 1000, किसी के लिए 2000 होगी। ठीक है, एक बार निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी के लिए कितना है? निफ्टी इंडेक्स है। निफ्टी के लिए देखिए मार्केट लॉट है वो है 75 का। बैंक निफ्टी के लिए देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के लिए मार्केट लॉट है 25 का। तो ये जो लॉट है ये इसमें डिफाइंड होती है, स्टॉक एक्सचेंज एनएससी जो है इसको डिफाइन करके रखती है। तो अगर आपको बैंक निफ्टी में बाइंग सेलिंग करना है तो आपको एक साथ 25 क्वांटिटी के मल्टीपल पे काम करना पड़ेगा। एक लॉट मतलब 25 क्वांटिटी, दो लॉट मतलब 50 क्वांटिटी। रिलायंस में एक लॉट मतलब 250 क्वांटिटी, दो लॉट मतलब के 500 क्वांटिटी। तो फ्यूचर्स में लॉट साइज डिफाइंड है। आप 249 क्वांटिटी नहीं कर सकते हो, आपको 250 ही करना होगा, बाद में 500 करना होगा, 750 या फिर 1000। इस तरह से आप 250 के मल्टीपल पे ही काम कर सकते हैं। तो अभी अगर आप 250 क्वांटिटी पे काम करते हैं और यहाँ पे कैश में आप अगर सिर्फ एक ही क्वांटिटी पे काम करते हैं तो सिमिलरली समझ में आ जाता है यहाँ पे कि रिलायंस में बड़ा कैपिटल, फ्यूचर्स में आपको बड़ा कैपिटल चाहिए, कैश में लो कैपिटल चाहिए। अभी यही समझो अगर 2000 रुपीज इसका प्राइस है और 250 अगर मार्केट लॉट है इसका, तो आपको कितना पैसा चाहिए रिलायंस में खेलने के लिए? 5 लाख। 5 लाख रुपए आपको चाहिए रिलायंस में खेलने के लिए। ठीक है, लेकिन 5 लाख नहीं, और एनएससी आपसे मार्जिन लेती है। वो मार्जिन कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। एनएससी है वो मार्जिन को डिफाइन करती है कि किस स्टॉक का कितना मार्जिन होना चाहिए। ये एनएससी का पर्टिकुलर कैलकुलेशन है। तो अभी अगर आप देखेंगे, अगर आपके पास 1,50,000 है, अगर आपके पास 1,50,000 रुपीज आपके अकाउंट में है तो आप रिलायंस का एक फ्यूचर लॉट खरीद सकते हैं या आप एक फ्यूचर लॉट बेच सकते हैं। तो आप देखिए मिनिमम मार्जिन आपको या फिर कैपिटल आपको लग रहा है वो है 1,50,000 का। वहीं कैश में अगर आपको बाय करना है तो आपका 2,000 रुपए से काम चल जाएगा, क्योंकि आप एक क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। तो फ्यूचर से वो बड़ा कैपिटल लगता है, बड़ी क्वांटिटी में है। अगर बड़ा कैपिटल और बड़ी क्वांटिटी है तो डेफिनेटली रिस्क भी इसके अंदर बड़ा होगा। रिस्क बड़ा है तो रिवॉर्ड भी बड़ा होगा। लेकिन हम रिटेलर्स हैं तो हम रिवॉर्ड नहीं देखेंगे, हम रिस्क पे देखेंगे कि रिस्क इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसके लिए अगर आपका कैपिटल आपको अलाउ करता है, आपका रिस्क एपेटाइट है, तो ही आप फ्यूचर्स में काम करेंगे। अदरवाइज आप कैश में काम कीजिए, कैश में भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका ये लॉट साइज है, ये आ गया। अभी आप देखेंगे जो बैंक के साथ आप एग्जांपल दिया था, बैंक के साथ आप जो फिक्स डिपॉजिट करते हैं वो पर्टिकुलर टाइम की होती है ना, बैंक का डिफाइन होता है ना। बैंक के साथ आप बोल सकते हैं मुझे 4 दिन की डिपॉजिट चाहिए, मुझे 8 दिन का डिपॉजिट चाहिए,
मुझे 17 दिन का डिपॉजिट चाहिए, बैंक क्या बोलेगी हमारे पास नहीं है, हमारे पास 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ या फिर जो भी उनका एक प्रॉपर ये है वो हिसाब से ही उनके पास फिक्स डिपॉजिट्स होंगे। सिमिलरली फ्यूचर्स में भी इसी तरह से होते हैं। आपका जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है 3 पीरियड के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये ठीक से नहीं आ रहा है तो मैं आपको नई वेबसाइट पे बता देता हूँ। सो ये देखिए एक्सपायरी डेट यहाँ पे 28 जैन, 25 फेब एंड 25 मार्च। तो फ्यूचर्स का जो एक्सपायरी है वो 3 पीरियड्स में डिवाइडेड है। एक हम जो इसको कहते हैं, एक होता है नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट, मिड मंथ कॉन्ट्रैक्ट और फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरह से ये 3 कॉन्ट्रैक्ट्स आपको दिए गए हैं इसके अंदर। तो अभी अगर आप देखेंगे तो नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट जो है किसी भी स्टॉक के लिए, किसी भी फ्यूचर्स के लिए, ये पूरा फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं, तो वो होगी जनवरी, मिड मंथ हो गया फरवरी और फार मंथ हो गया मार्च। अभी जनवरी मंथ की एक्सपायरी कब होगी? लास्ट थर्सडे ऑफ जनवरी। सिमिलरली फॉर फरवरी, सिमिलरली फॉर मार्च। अगर थर्सडे हॉलीडे है तो ये वेडनेसडे हो जाएगी, एक दिन पहले। तो अभी हम देखेंगे तो लास्ट थर्सडे जनवरी का जो आ रहा है वो है 28 जैन का, लास्ट थर्सडे फरवरी का है 25 फेब और मार्च का है 25 मार्च। तो 28 जैन और ये जो डेट्स दिए गए हैं यहाँ पे 28 जैन, 25 फेब, 25 मार्च, तो यानी कि 28 जैन को, 25 फेब को, 25 मार्च को ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होंगे। जैसे बैंक्स में कैसे फिक्स डिपॉजिट जब हमारी एक्सपायर होती है, रिडीम कर हो जाती है, तब हमको बैंक को जाके वो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है रिसिप्ट देना होता है, बैंक हमें पैसा वापस दे देगा, यानी कि बैंक सेटल करता है हमारा अकाउंट। सिमिलरली 28 जैन का जो है कॉन्ट्रैक्ट वो 28 जनवरी को एक्सपायर होगा। अगर आपके पास वो कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको एनएसई के पास जाके उसको रिडीम करना होगा, एक्सपायर आपको करना होगा। अगर आपने बाय किया है तो आपको स्क्वायर ऑफ करके यानी कि सेल करके आपको उसको नील करना होगा पोजीशन। अगर आपने पहले सेल किया है तो आपको बाय करके इसको पोजीशन को नील करना होगा आपको, ठीक है। सिमिलरली फेब, सिमिलरली फॉर मार्च। आप आज के दिन में आप फेब में भी पोजीशन बना सकते हैं, मार्च में भी पोजीशन बना सकते हैं, डिपेंडिंग आपका व्यू कैसा है। एग्जांपल के लिए अगर मुझे लग रहा है रिलायंस बहुत ज़्यादा बुलिश होने वाला है और मार्च मंथ में मुझे लग रहा है कि मार्च मंथ तक ये जा सकता है, तो मैं क्या करूँगा, मार्च मंथ का एक कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लूँगा जो भी मुझे प्राइस लग रहा है उस लेवल पे। तो अभी 25 मार्च तक मुझे कोई टेंशन नहीं है, इसको रिडीम नहीं करना है। हाँ, इंट्राडे पे जो मूवमेंट होगी वो मुझे देखना होगा, लेकिन मेरा इसका जो कॉन्ट्रैक्ट का जो एक्सपायरी है वो 25 मार्च को होगा, यानी अप टू 25 मार्च मुझे इसमें प्रॉफिट लॉस होगा। 25 मार्च को मुझे एनएसई के पास जाना है, उसको ये कॉन्ट्रैक्ट देना है और स्क्वायर ऑफ करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये एक्सपायरी, इस तरह से यहाँ पे ये एक्सपायरी डेट आ गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे ट्रेडेड वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम आया है, जैसा कि हमने चार्ट पे वॉल्यूम देखा था, तो आप समझ लीजिए ये सिमिलरली ये वॉल्यूम है, ये फ्यूचर्स का वॉल्यूम है। यहाँ पे आपको ये ट्रैक करना है कि वॉल्यूम्स बढ़ रही है, घट रही है, आपको इस चीज को ट्रैक करना है और फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो वॉल्यूम है, ज्यादा वॉल्यूम में काम हो रहा है, इसका मतलब बड़े प्लेयर्स एक्टिव है
और कम वॉल्यूम में काम हो रहा है, इसका मतलब कि बड़े प्लेयर्स अभी एक्टिव नहीं है। वॉल्यूम का सिर्फ यही एनालिसिस है कि वॉल्यूम बेसिस पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे अभी वॉल्यूम का क्या होगा? वॉल्यूम के सिर्फ दो ही सिनेरियो, या तो वॉल्यूम बढ़ रही है या वॉल्यूम कम हो रही है, या वॉल्यूम सेम हो रही है। मतलब सेम वॉल्यूम पे काम हो रहा है, या बढ़ते वॉल्यूम पे काम हो रहा है, या घटते वॉल्यूम पे काम हो रहा है। तो सेम वॉल्यूम पे हमें कोई टेंशन नहीं लेना है, हमें उसका एनालिसिस नहीं करना है। अगर वॉल्यूम बढ़ रही है, दैट मीन्स हम ये मान के चलते हैं बिग प्लेयर्स आर एक्टिव। और अगर वॉल्यूम घट रही है, बिग प्लेयर्स आर नॉट एक्टिव। सिंपल एनालिसिस है वॉल्यूम का। ठीक है, अभी हम आते हैं कि रिलायंस ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। तो वो ऑब्वियसली हमको पता चलेगा प्राइस से, कि प्राइस अगर ऊपर जा रहा है या प्राइस नीचे जा रहा है। ऊपर जा रहा है तो बाइंग हो रही है, नीचे जा रहा है तो सेलिंग हो रही है। सिंपल एकदम। अभी इसके दो ये हो सकता है, या तो यहां पे जो वॉल्यूम है इंक्रीज हो रही है या वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। रिलायंस का जो रेट है, प्राइस है, वो ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम्स के साथ जा रहा है, या फिर बिना वॉल्यूम के जा रहा है। नीचे भी जा रहा है तो या तो वॉल्यूम के साथ जा रहा है या तो बिना वॉल्यूम के साथ जा रहा है। तो ये चार सिनेरियोज आपके सामने आ गए, 1 2 3 एंड 4। ये चार सिनेरियोज आपके सामने आ गए। अभी एक एक सिनेरियो देखते हैं। प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी ऊपर जा रही है, दैट मीन्स बिग प्लेयर्स आर बाइंग। देखिए, ये जो भी है थियोरेटिकल हम डिस्कस कर रहे हैं, नॉट नेसेसरीली के वॉल्यूम के साथ है तो बड़े प्लेयर्स एक्टिव ही हैं। 100% वो नहीं है, लेकिन हम वो अज्यूम करके चलते हैं। तो बिग प्लेयर्स आर बाइंग। ये मैं मान के चल रहा हूं। अगर यहां पे प्राइस डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम बढ़ रही है, तो दैट मीन्स बिग प्लेयर्स आर सेलिंग। और अगर ऊपर जा रहा है प्राइस लेकिन वॉल्यूम घटते जा रही है, तो बिग प्लेयर्स आर नॉट देयर। दोनों सिनेरियो में। अभी देखिए, समुंदर में बड़ी फिश होती है, जैसे वेल हो गई, और वेल के पीछे पीछे काफी छोटी छोटी फिशें घूमती हैं। क्यों घूमती है वो? ताकि कोई बड़ी फिश आके उन छोटी छोटी फिश को ना खा सके, क्योंकि वो वेल के नजदीक नहीं आएगी। एग्जैक्टली हम रिटेलर्स भी यहाँ पे यही करने की कोशिश करते हैं। हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। क्या वो बाय कर रहे हैं, क्या वो सेल कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली हम इसके अंदर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं उनकी क्या पोजीशन है, और हम भी वही पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारी पोजीशन उनके साथ मैच हो। और अगर कोई बड़ा प्लेयर एक्टिव है तो बड़ा प्लेयर खुद का तो लॉस नहीं करवाएगा, तो हमारी पोजीशन उसके साथ मैच हो, उसको प्रॉफिट हो तो हमें भी प्रॉफिट हो। तो अभी आप ये देखिए, अगर आप ये सिनेरियो देखते हैं, प्राइस ऊपर जा रही है और वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, तो दैट मीन्स बड़े प्लेयर्स बाय कर रहे हैं। और सेकेंड सिनेरियो, प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, बड़े प्लेयर्स एक्टिव नहीं है। तो आप कौन से सिनेरियो में ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे बाय करने के लिए? फर्स्ट सिनेरियो में। फर्स्ट सिनेरियो में।
क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बड़े प्लेयर्स एक्टिव है, बड़े प्लेयर्स बाय कर रहे हैं। सिमिलरली अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो बड़े प्लेयर्स सेल कर रहे हैं, और सेकंड में वॉल्यूम्स आपका डिक्रीज हो रहा है तो आपको नहीं पता कि बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। तो अगर आपको रिलायंस को शॉर्ट करना है तो आप कौन से सिनेरियो में शॉर्ट करेंगे? थर्ड सिनेरियो। यहाँ पे आप कॉन्फिडेंट होंगे, राइट। तो इस तरह से आप वॉल्यूम का और प्राइस का एनालिसिस करके, इसको प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस कहते हैं, आप पता कर सकते हैं कि बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, बड़े प्लेयर्स क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली अगर ये इतना सिंपल होता, अगर ये होता तो हर कोई यही फॉलो करता ना, एंड इजीली पैसे कमा देता। तो नथिंग इज 100% फुल प्रूफ, क्योंकि वेल को पता है ना कि मेरे पीछे पीछे काफी छोटी फिश घूम रही है, तो क्या वेल उन छोटी फिश को नहीं खाती है? खा जाती है ना कभी कभार। तो एग्जैक्टली यही है जो बड़े प्लेयर्स हैं, उनका क्या स्ट्रैटेजी है हमको नहीं पता। उनको फॉलो करते करते कई बार वो अपने फॉलोअर्स को ही खा जाते हैं। कहते हैं ना हम कि उन लोग ने बाय करवा लिया हमको और फिर देन सडन से उन लोग ने सेल कर दिया। सो दिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। आई होप यहां तक क्लियर हो रहा है। जी मनीष जी। अभी हम आते हैं इसके अंदर, थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, कोई प्रॉब्लम है या फिर ऑलरेडी 10:30 हो गए हैं? नो प्रॉब्लम ओके। अभी आप देखिए यहाँ पे ये ओपन इंटरेस्ट है और ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। तो डेरिवेटिव्स डेटा में फ्यूचर्स हुआ या ऑप्शंस हुआ, ये ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा है हमारे लिए। इसका एनालिसिस करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये ओपन इंटरेस्ट बेसिकली क्या कहता है और ये वॉल्यूम क्या कहता है, वो हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। वॉल्यूम यानी कि पर्सन। एक बेसिक एग्जांपल, वॉल्यूम मींस पर्सन और ओपन इंटरेस्ट मतलब के क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, अगर समझिए आप कैश मार्केट में बाय कर रहे हैं 10 क्वांटिटी ऑफ रिलायंस, तो वॉल्यूम कितना है आपका? ऑब्वियसली कैश मार्केट से मत लीजिएगा इसको, मैं जस्ट डिफरेंस एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। पर्सन कितने हैं? एक। तो वॉल्यूम यहां पे हुआ 1। क्वांटिटी कितनी है? 10। तो ओपन इंटरेस्ट हो गया 10। सिमिलरली अगर मुझे कोई वेजिटेबल मार्केट लेनी है, वेजिटेबल मार्केट में अगर आप देखेंगे या कोई भी मार्केट में जो दुकानदार होते हैं तो वो लोग हमेशा देखिए नोट बनाएंगे कि आज कितने ग्राहक आए और उन लोगों ने कितना बाइंग किया है। तो कई बार वो लोग बोलेंगे आज सिर्फ 10 ग्राहक आए और उन लोगों ने समझो 100 क्वांटिटी बाई की। एक ग्राहक आया, उसने सिर्फ 1 क्वांटिटी बाई की। इस तरह से वो लोग वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट का हम एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जो बता रहा है आपको कि कितना क्वांटिटी बेचा या खरीदा गया है, और वॉल्यूम का मतलब समझ जाइए कितने पर्सन है। फ्यूचर्स में वॉल्यूम का मतलब पर्सन समझिए और ओपन इंटरेस्ट का मतलब कितनी क्वांटिटी खरीदी या बेची जा रही है। ठीक है, तो अभी अगर आप यहां पे देखेंगे, अगर ओपन इंटरेस्ट, देखिए अभी ओपन इंटरेस्ट का भी 2 ही सिनेरियो होगा, या तो ओपन इंटरेस्ट आप बढ़ेगा या ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज होगा। ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होना यानी कि क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, और डिक्रीज होना यानी कि क्वांटिटी
डिक्रीज हो रही है। ओपन इंटरेस्ट, इसका एक सिंपल हिंदी में है, आपका इसके अंदर इंटरेस्ट कितना ओपन है किसी भी चीज। जैसे अभी हम रिलायंस का एनालिसिस कर रहे हैं, तो रिलायंस में किसका इंटरेस्ट ओपन है, कितनों का इंटरेस्ट ओपन है, पोजीशंस कितनों की ओपन है, हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप ये देखिए, अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है यानी कि काफी लोगों का इंटरेस्ट रिलायंस में आ रहा है, बाइंग हो रही है सेलिंग हो रही है हमको नहीं पता, ओपन इंटरेस्ट से आपको बाइंग हो रही है सेलिंग हो रही है नहीं पता, वो आपको प्राइस से पता चल रहा है। ओपन इंटरेस्ट से आपको सिर्फ क्वांटिटी पता चल रही है। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, समझिए 2 सब्जी मार्केट है, एक सब्जी मार्केट में सिर्फ 100 क्वांटिटी बिके और दूसरी सब्जी मार्केट में 1 लाख क्वांटिटी बिके, तो कौन सी सब्जी मार्केट का प्राइस आप लोगे, मतलब किसको आप प्रिफर करोगे, 100 क्वांटिटी वाली या 1 लाख क्वांटिटी वाली? 1 लाख वाली। ऑब्वियसली 1 लाख क्वांटिटी, क्योंकि वहां पे ज्यादा क्वांटिटी में माल खरीदा और बेचा जा रहा है। तो जब भी आप यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स ज्यादा प्लेयर्स मार्केट में आ रहे हैं, नए प्लेयर्स मार्केट में आ रहे हैं, तो ही ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा ना, अदरवाइज ओपन इंटरेस्ट बढ़ ही नहीं सकता है। दैट मीन्स न्यू प्लेयर्स आर कमिंग इन द मार्केट, दैट इज वाई ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा। अगर ओपन इंटरेस्ट समझो डिक्रीज हो रहा है, तो दैट मीन्स जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है वो अपने पोजीशन काट रहे हैं और घर पे जा रहे हैं, यानी कि आपने जो पोजीशन बनाई थी पहले, आपको उसमें अभी इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए आपने स्क्वायर ऑफ कर दी और आपने नील कर दी आपकी पोजीशन और आप घर पे जा रहे हैं। तो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स स्क्वेयरिंग ऑफ देयर पोजीशन तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है, ओपन इंटरेस्ट तभी बढ़ेगा जब नए प्लेयर्स मार्केट में आते हैं, नए प्लेयर्स बोलिए फ्रेश प्लेयर्स बोलिए, ठीक है। और ओपन इंटरेस्ट तभी डिक्रीज होगा जब एग्जिस्टिंग प्लेयर्स आपके मैदान छोड़ के जा रहे हैं, यानी कि मार्केट छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। अभी अगर हम रिलायंस की तरफ देखें, आप सिर्फ ओपन इंटरेस्ट है और ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, यानी आज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कितना हुआ, यानी कि ओपन इंटरेस्ट में आज का चेंज कितना है। अभी 2 चीजें हैं, टोटल ओपन इंटरेस्ट और दूसरा है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। टोटल ओपन इंटरेस्ट यानी कि ये जो रिलायंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है, 28 जनवरी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट में अभी तक इतनी क्वांटिटी ओपन है, अभी तक इतनी क्वांटिटी ओपन है, कुछ 25 करोड़ की नहीं, 2 करोड़ 49 लाख, तो इतनी क्वांटिटी अभी भी ओपन है। लेकिन लास्ट ट्रेडिंग डे था फ्राइडे का, फ्राइडे के दिन आप देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब कि डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज बाय 34 लाख। अभी जब डिक्रीज हुआ है इसका मतलब एग्जिस्टिंग प्लेयर जो है वो अपनी पोजीशन काट रहे हैं। आप अभी देखिए, आप सोचिए अगर आपने बाइंग किया होता तो आप पोजीशन क्यों स्क्वायर ऑफ करते? या तो आपको लग रहा है कि रिलायंस और ऊपर नहीं जाएगा इसके लिए, या रिलायंस यहां से नीचे गिर जाएगा। समझिए आपने 2000 में बाई किया है, ठीक है, ये आपका बाइंग है। आपका 2 व्यू हो सकता है, या तो रिलायंस 1900 चला जाएगा या तो 2000 प्लस नहीं जाएगा। तो इसके लिए आप आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दोगे। 2 सिनेरियो है, फर्स्ट एंड सेकेंड।
तो यानी कि अभी आप रिलायंस में इंटरेस्टेड नहीं हो पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करने में, आप बोल रहे हो ठीक है जाने दो, पोजीशन स्क्वायर ऑफ करो। अगर आपने सेल किया है समझो रिलायंस को 2000 पे, तो आप बताइए आप रिलायंस को क्यों स्क्वायर ऑफ करोगे? क्योंकि आपको लग रहा है या तो फर्स्ट सिनेरियो में रिलायंस या तो ऊपर जा सकता है, या तो ये 2100 तक भाग जाएगा, या तो ये 2000 के नीचे नहीं जाएगा। अदरवाइज प्रॉफिट किसको नहीं पसंद है? अगर अगर ये रिलायंस मुझे श्योर शॉट पता ही है 2000 से ये 1900 जाएगा, तो क्या मैं मेरी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करूंगा? ऑब्वियसली नहीं। मैं स्क्वायर ऑफ सिर्फ दो सिनेरियो में करूंगा। ये सिनेरियो बायर्स के लिए ये सिनेरियो है कि या तो ये नीचे गिरेगा, विल फॉल, या फिर विल डिक्रीज, या सेकेंड सिनेरियो है विल नॉट इंक्रीज। अभी यहां पे सेलर्स के लिए क्या होगा? विल इंक्रीज, या तो भाव बढ़ रहा है या तो भाव नीचे नहीं गिरेगा। तो इसके वजह से ही आप यहां पे पोजीशन आपकी स्क्वायर ऑफ करोगे। अभी रिलायंस में देखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, नेगेटिव है, यानी कि ये परसेंटेज टर्म्स में इन्होंने दिया है। परसेंटेज टर्म्स में इज नथिंग बट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय ओपन इंटरेस्ट, तो ये आपको परसेंटेज टर्म्स में आ जाएगा। तो अभी देखिए एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं, उन लोग ने अपनी पोजीशंस काट ली है। तो अगर बायर्स हैं तो उनको लग रहा है भाव शायद नीचे गिरेगा या ऊपर नहीं जाएगा। अगर सेलर्स है तो उनको लग रहा है भाव या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे की तरफ नहीं आएगा। तो अभी हमको ये फाइंड आउट करना है भाव बाइंग हुआ है या सेलिंग हुआ है, वो हमको प्राइस से पता चलेगा। तो अभी हम वॉल्यूम को फिलहाल साइड कर देते हैं। अभी हम देखेंगे प्राइस वर्सेस ओपन इंटरेस्ट। देखिए अभी ओपन इंटरेस्ट का दो सिनेरियो है, प्राइस का भी दो सिनेरियो। प्राइस या तो इंक्रीज या तो प्राइस होगा डिक्रीज। ओपन इंटरेस्ट भी होगा इंक्रीज या होगा डिक्रीज। ठीक है, तो अभी टोटल प्रोबेबिलिटी कितने सिनेरियो बन सकते हैं? 4 सिनेरियो बन सकते हैं। ठीक है, ये हुआ, ये देखिए 4 सिनेरियो बन गए आपके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अभी प्राइस इंक्रीज हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। प्राइस बढ़ रहा है मतलब बायर आ गए हैं। अभी ओपन इंटरेस्ट आपका कब इंक्रीज होगा? जब फ्रेश प्लेयर्स मार्केट में आएंगे। ये देखिए यहां पे जब नए प्लेयर्स मार्केट में आएंगे, नए प्लेयर्स मार्केट में आए, न्यू प्लेयर्स इन मार्केट, जब नए प्लेयर्स मार्केट में आ रहे हैं तो यानी कि इनका बुलिश व्यू है मार्केट पे, इसलिए वो लोग आ रहे हैं। राइट। वरना क्यों आएंगे वो लोग? तो इसका मतलब मार्केट बुलिश लग रही है उनको। अभी सेकेंड सिनेरियो देखिए, प्राइस तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है। प्राइस इंक्रीज हो रहा है मतलब के बाइंग हो रही है। ठीक है, इसका मतलब सेकेंड सिनेरियो में आप देखिए, सेकेंड सिनेरियो बाइंग हो रही है लेकिन ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज होने का मतलब एग्जिस्टिंग प्लेयर्स आर स्क्वेयरिंग ऑफ देयर पोजीशन। इसका क्या मतलब हुआ? Price might come नहीं down. नहीं, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? कौन लोग जा रहे हैं?
हाँ तो तो बेसिकली existing players are squaring. हाँ रिटेलर हाँ नहीं, एग्जिस्टिंग प्लेयर्स आर स्क्वेयरिंग ऑफ, यू आर राइट टिल दैट। अभी हाँ एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं वो स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, लेकिन वो लोग अभी बाइंग कर रहे हैं। करंट पोजीशन में क्या कर रहे हैं वो लोग? बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, अभी जब वो लोग बाइंग कर रहे हैं एग्जिस्टिंग में, तो पहले उन्होंने सेलिंग की होगी ना, बराबर क्योंकि पहले सेलिंग की तो उसको स्क्वायर ऑफ करने के लिए अभी बाइंग कर रहे हैं ना। राइट तो यानी कि जिन्होंने पहले सेल किया था, पीपल हु हैड सोल्ड रिलायंस अर्ली आर नाउ स्क्वेयरिंग ऑफ देयर पोजीशन। अभी वो लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं जिन्होंने पहले सेल किया था? क्योंकि अभी चांसेस है कि might go bullish, it might go the उनका अलग ट्रेंड के हिसाब से पोजीशन कवर कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो अभी देखिए सेलर क्यों सेल करेगा, क्योंकि या तो उसको लग रहा है प्राइस ऊपर जाएगा या तो प्राइस नीचे नहीं गिरेगा। उसके वजह से वो सेलर जो है वो अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर रहा है, यानी कि एग्जिस्टिंग प्लेयर्स स्क्वेयरिंग ऑफ, यानी कि शॉर्ट कवरिंग। क्योंकि जो शॉर्ट किए थे पहले शॉर्ट किए थे वो अपनी पोजीशन को अब कवर कर रहे हैं, तो इसको कहेंगे हम शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, और यहां पे देखिए फ्रेश लॉन्ग्स बन रहे हैं, ऊपर फ्रेश लॉन्ग बन रहे हैं। ठीक है, अभी यहां पे नॉट नेसेसरीली के मार्केट बुलिश है, रिलायंस बुलिश है, इट कैन बी बुलिश और इट इज नॉट बेरिश। क्योंकि हमने कहा था ना, दो सिनेरियो है जहां पे ये लोग कवर करेंगे। अगर उनको लगता है डिक्रीज नहीं करेगा या फिर इंक्रीज करेगा, राइट? मतलब इट विल बी न्यूट्रल। हाँ, आइदर इट विल नॉट फॉल और इट विल राइज। ओके ठीक है, अभी सिमिलरली थर्ड सिनेरियो देखिए आप, प्राइस डिक्रीज हो रहा है यानी कि सेलर्स आ गए हैं, ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया है यानी कि फ्रेश प्लेयर्स आ गए हैं मार्केट पे, यानी कि फ्रेश प्लेयर्स मार्केट पे सेल कर रहे हैं, रिलायंस में सेल कर रहे हैं। तो दैट मीन्स नए प्लेयर्स आ गए हैं मार्केट में, क्योंकि फ्रेश प्लेयर्स कब सेल करेंगे, नए लोग आके सेल कब करेंगे, जब उनका व्यू बेरिश है उनका रिलायंस के ऊपर, तो उन लोग ने आके सेलिंग कर रहे हैं। इसको बोलेंगे हम फ्रेश शॉर्ट्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट सिनेरियो है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है। प्राइस कब डिक्रीज होता है? जब सेलिंग होती है, और ओपन इंटरेस्ट भी डिक्रीज हो रहा है। तो यानी कि एग्जिस्टिंग प्लेयर्स जिन्होंने पहले पोजीशन बनाई थी अब बेच रहे हैं। अगर वो अब बेच रहे हैं तो पहले उन्होंने क्या किया था? अभी आप कब बेच सकते हो कुछ चीज? जब आपने पहले उसको पहले जब आपने उसको बाय किया है। तो अभी आप सेलिंग चल रही है यहाँ पे। सो पीपल हु हैड बॉट रिलायंस अर्लियर आर नाउ स्क्वेयरिंग ऑफ देयर पोजीशन। तो बायर्स कब अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे? जब या तो प्राइस डिक्रीज होगी तब, या तो प्राइस इंक्रीज नहीं होगी तब। ठीक है, तो या तो ये लोग बेरिश हैं या फिर नॉट बुलिश हैं।
तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी कि पहले जिन्होंने लॉन्ग किया था पोजीशंस को, वो लोग अपनी पोजीशन को अब अनवाइंड कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। डेरिवेटिव्स मार्केट में ओपन इंटरेस्ट और जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है और प्राइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करना कि फ्रेश लॉन्ग हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, फ्रेश शॉर्ट्स हो रहे हैं या लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये चार जो सिनेरियो है ये आपको आइडेंटिफाई करना बहुत बहुत ज़रूरी है इसको। Futures market and options market is all about these 4 players. फ्रेश लॉन्ग हो रही है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, क्या हो रहा है। तो आपको इसके लिए जो डेटा चाहिए वो है प्राइस का डेटा चाहिए और ओपन इंटरेस्ट का डेटा चाहिए। तो क्विकली अभी ये जो चार अभी सिनेरियो हमने देखा है, क्विकली हम ये थोड़ा सा एग्जांपल्स देख लें इसका, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। जी सर, जी सर। ओके, अभी रिलायंस में देखिए प्राइस क्या हुआ है, घट गया है, घट गया प्राइस घटा है, यानी कि प्राइस घट गया है यानी कि सेलिंग हुआ है। ओपन इंटरेस्ट देखिए, अभी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको देखना है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है या घट गया है, घट गया है, घट गया है। ओपन इंटरेस्ट भी घट गया है। तो अभी आप देखिए प्राइस घटा है, ओपन इंटरेस्ट घटा है, तो ये फोर्थ सिनेरियो में आ गए हम, लॉन्ग अनवाइंडिंग। अब लॉन्ग अनवाइंडिंग है यानी कि उनका व्यू रिलायंस के ऊपर क्या है, या तो वो लोग बेरिश है या तो वो लोग नॉट बुलिश है। कैश मार्केट का अगर आपको याद होगा हमने क्या लेवल फाइंड आउट किया था, वीवैप लेवल्स था और 2035 के आसपास आ रहा था हमारा, 2030 के आसपास। ये देखिए मैंने इन चार का एवरेज लिया था 2031, 2030 तक मैं बुलिश हूं कैश मार्केट के हिसाब से। उसके नीचे मतलब 2030 के नीचे मैं मेरी कोई भी लॉन्ग पोजीशंस होल्ड नहीं करूंगा एज ऑफ एंड ऑफ डे एनालिसिस। फ्यूचर्स में मुझे क्या दिख रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी कि लोगों को लग रहा है रिलायंस बुलिश नहीं है या तो फिर रिलायंस बेरिश है। तो अभी अगर मैं रिलायंस में बाय मेरी पोजीशन है तो मुझे अभी क्लियर कट समझ में आ गया है 2030 मेरा हार्ड स्टॉप लॉस होना चाहिए, उसके नीचे मैं रिलायंस को नहीं रखूंगा, क्योंकि फ्यूचर्स डेटा में लोगों को लग रहा है बेरिश या फिर नॉट बुलिश है। तो इस तरह से आप कैश का डेटा, टेक्निकल एनालिसिस जो हमने चार्ट्स देखा और फ्यूचर्स का डेटा आप इस तरह से मैच करके आप पूरा एक व्यू बनाते आ सकते हैं। ठीक है, तो ये रिलायंस का हो गया। एक बार कोई और स्टॉक देख लेते हैं, इन्फोसिस देख लें। सेम ही है, मैं थोड़ा दूसरा एग्जांपल देख रहा हूँ यहाँ पे। बजाज फाइनेंस, हाँ, सब में सेम ही हुआ है। मुझे सबको जस्ट सेकंड मिल जाएगा, मुझे अभी लिस्ट मिल जाएगी 2 सेकंड में। हाँ, अल्ट्रा सीमेंट्स, हाँ, अभी आप अल्ट्राटेक सीमेंट देखिए, प्राइस क्या हुआ है, प्राइस इंक्रीज हुआ है। प्राइस इंक्रीज तब होता है जब बाइंग होती है। उसके साथ में आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखिए, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ है, बड़ा है, यानी कि फ्रेश प्लेयर्स आके बाइंग कर रहे हैं। ये सिनेरियो देखिए, फर्स्ट सिनेरियो हो गया, फ्रेश प्लेयर्स यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं यानी कि बुलिश व्यू है, अल्ट्रा सीमेंट्स पे बुलिश व्यू है। इस तरह से आप फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट कोई देख लेते हैं स्टॉक। क्या हो गया,
अमारा राजा बैटरीज। अमारा राजा बैटरीज आप देखिए, प्राइस क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है एंड ओपन इंटरेस्ट क्या हुआ है, घटा है। घटा हुआ है। प्राइस बढ़ा है यानी कि बाइंग हुआ है, ओपन इंटरेस्ट घट गया है यानी कि एग्जिस्टिंग प्लेयर्स ने बाय किया है, यानी कि पहले जिन्होंने शॉर्ट किया था वो लोग अभी बाय कर रहे हैं। तो यानी कि सेकेंड सिनेरियो हो गया, शॉर्ट कवरिंग हो रही है। जो लोग बुलिश थे पहले मार्केट, सॉरी, उनको लग रहा है अभी अमारा राजा बैटरीज या तो बुलिश है या तो नॉट बेरिश है। ठीक है, फटाफट फोर्थ सिनेरियो देख लेते हैं, हम लोग का ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। हाँ, ग्लेनमार्क, ग्लेनमार्क देखिए, प्राइस नीचे गया है यानी कि सेलिंग हुआ है, ओपन इंटरेस्ट भी देखिए नीचे गया है यानी कि एग्जिस्टिंग प्लेयर्स ने सेल किया है, यानी कि पहले जिन्होंने लॉन्ग किया था अब वो सेल कर रहे हैं, यानी कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है। लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी कि आप देखिए यहाँ पे बेरिश या फिर नॉट बुलिश पोजीशन है। तो इस तरह से आप हर एक स्टॉक का आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैश डेटा देखिए, टेक्निकल एनालिसिस कीजिए और साथ में फ्यूचर्स डेटा आप देखिए। ठीक है, तो हम आज यहीं तक कवर करेंगे।